Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है और अगर इससे पहले की 2 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है इनसाइड द टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे स्पर्म फॉर्म होते हैं, कैसे सर्टोली सेल्स हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, लेडिक सेल्स जो है वो एंड्रोजन रिलीज करते हैं, क्या हार्मोनल रेगुलेशन है पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो अगर हम डिफाइन करें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सिंपली प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, ठीक है। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो स्पर्मेटोगोनियम है, मतलब सिंगल इज स्पर्मेटोगोनियम और प्लूरल फॉर्म इज स्पर्मेटोगोनिया। तो जब एक स्पर्मेटोगोनियम डिवीजन में जाता है और ये आप देख रहे सारे डिवीजन, फिर आपका फाइनली जो मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ है वो फॉर्म होता है। अब सबसे पहले क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया है, सभी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होंगे माइटोटिकली, माइटोसिस होगा, क्योंकि अभी हमें नंबर इंक्रीज करना है। पहले नंबर इंक्रीज होगा स्पर्म का, फिर ही हम उसे रिडक्शनल डिवीजन में ले जाके जो प्रॉपर जो स्पर्म होता है जो कि हेप्लॉइड है या स्पर्मेटोजोआ जो मैच्योर, वो सेल बनेगा। तो जितने भी हमारे स्पर्मेटोगोनिया हैं उन सब की प्लॉइडी होती है 46 क्रोमोसोम, ठीक है, मीन्स वो डिप्लॉइड होते हैं। तो ये जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है ये सभी माइटोसिस में जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन के बाद ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किससे बने हैं? स्पर्मेटोगोनियम से। और कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जो सेल सबसे पहले मियोसिस में जाते हैं वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये टर्म्स का यूज़ है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले थे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, सिंगुलर इज स्पर्मेटोगोनियम, जिन्हें हम इमैच्योर मेल जर्म सेल्स कह रहे हैं, वो माइटोसिस में गए और बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी प्लॉइडी अभी 2n है क्योंकि वो माइटोसिस से बने हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट वो सेल्स हैं जो मियोसिस में जाएंगे, मींस मियोसिस 1 में। और हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है सेल साइकिल चैप्टर में कि मियोसिस 1 एक टाइप का रिडक्शनल डिवीजन है। तो अब यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जो प्लॉइडी है, अब वो जो नए सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हेप्लॉइड सेल्स होंगे और उनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो वो सेल्स क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो सर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 या फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, अब वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड मियोटिक जो डिवीजन है उसके बाद आपके पास आपको मिलेंगे स्पर्मेटिड्स। तो जो स्पर्मेटिड्स हैं उनकी प्लॉइडी सेम रहती है क्योंकि हमें पता है मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो आपके मियोसिस 2 में कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, ये एक टाइप का माइटोसिस की तरह है और इसमें मतलब माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएंगे 4 स्पर्मेटिड्स जिनकी प्लॉइडी 23 है, मींस वो हेप्लॉइड है। तो मियोसिस 2 का रिजल्ट होता है 4 स्पर्मेटिड्स, ठीक है, प्लॉइडी इज 23। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे मैच्योर स्पर्म्स में,
ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ध्यान रखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस में कोई भी आपका रिडक्शनल डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस सिंपली एक प्रोसेस है इन विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जब स्पर्मेटिड्स तक आपके जो मेल जर्म सेल्स हैं वो स्पर्म की तरह नहीं लगते। जो स्पर्म का स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है कि हेड, नेक और टेल इस तरह से, तो वो सारे अभी सर्कुलर से कुछ हैं, स्फेरिकल से इरेगुलर सा शेप है। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होंगे और उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे और अब वो एक स्पर्म की तरह दिखेंगे। जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल स्पर्म का वैसे दिखेंगे। तो इन स्पर्मियोजेनेसिस देयर इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बाय विच दे लुक लाइक अ मैच्योर स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म, है ना। वो पूरा प्रोसेस है जिसमें जो हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 और स्पर्मियोजेनेसिस। बट स्पर्मियोजेनेसिस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड्स का मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स में। अब ये जो हमारे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं ये एम्बेड हो जाएंगे सर्टोली सेल्स में। तो उन सर्टोली सेल्स में ये एम्बेडेड हैं ऑलरेडी। वैसे ये सारे सेल्स सर्टोली सेल्स में ही हैं। जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि कैसे सर्टोली सेल्स में सारे स्टेजेस जो हैं आपके इमैच्योर जर्म सेल्स के, प्राइमरी, ये सब एम्बेडेड होते हैं क्योंकि सर्टोली सेल्स से ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो अब जब ये मैच्योर हो चुके हैं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होंगे, सर्टोली सेल्स से बाहर आएंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपके रेटिटेस्टिस में एंटर करेंगे। रेटिटेस्टिस से वो एपिडिडाइमस में आएंगे। तो जो प्रोसेस है इन विच द मैच्योर स्पर्म इज फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मिएशन रिलीज होने का प्रोसेस है जहाँ पे वो एपिडिडाइमस में आएंगे। तो अभी आपके स्पर्म ने स्ट्रक्चर जो है, स्टैंडर्डाइज जो स्पर्म स्ट्रक्चर है वो अटेन कर लिया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी पहले की वीडियो में, कि जो स्पर्म है वो जो मोटिलिटी की जो कैपेसिटी है वो एपिडिडाइमस में आके स्पर्म को मिलती है। ठीक है, अब हम हार्मोनल रेगुलेशन देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए कौन से हार्मोन ज़रूरी हैं और कैसे ये प्रोसेस पूरा होता है। तो 11th क्लास में 22 चैप्टर जो था, जिसमें आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़े, उनके हार्मोन्स और फंक्शन पढ़े थे। तो अब थोड़ा उसको भी रिवाइज करेंगे, याद करेंगे कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस है जो रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज, ठीक है, हाइपोथैलेमस है वो मेन है। हम बोलते हैं ना पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, बट पिट्यूटरी का भी मास्टर है, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। फिर पिट्यूटरी आपका रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो ग्लैंड्स को फिर से इंड्यूस करता है हार्मोन बनाने के लिए। तो इसका अभी हम एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है। GnRH जो है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, आपका हाइपोथैलेमस से आके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स है ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो एक्ट करता है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नलिंग देता है कि वो 2 हार्मोन्स बनाए, और ये हार्मोन है LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का नाम फीमेल जो पूरा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उससे रिलेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। LH और FSH मेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज हुए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब जो LH है वो एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल स्पेस में इनसाइड द टेस्टिस। फिर FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स में, वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये दोनों जब एक्ट करेंगे लेडिक सेल पे और सर्टोली सेल्स पे, देखो जब लेडिक सेल पे एक्शन होगा तो लेडिक सेल फर्दर स्टिमुलेट होंगे एंड्रोजन बनाने के लिए, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था। एंड्रोजन बनने की वजह से ही स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट होगा। बट इसके कंप्लीशन के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें FSH की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो FSH एक्ट कर रहे हैं सर्टोली सेल्स पे और फिर स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। और अभी हमने देखा स्पर्मियोजेनेसिस जो लास्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है जिसमें एक्चुअल स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन आपसे पूछते भी है कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन होता है, तो आप ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि कैसे हार्मोन्स कहाँ से आए, किसने कौन से ऑर्गन्स पे एक्ट करा, कौन से सेल्स पे एक्ट करा है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर मेल जर्म सेल्स मींस स्पर्मेटोजोआ। तो ये बहुत स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है, 8th में भी आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्पर्म का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हेड, मिडिल, जो मिडिल पीस है मतलब नेक, फिर आता है मिडिल पीस, फिर आपकी टेल। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें देखो हेड में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है जहाँ DNA है, ठीक है। एक्चुअली वो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट तो वही है। ये जो नीचे टेल पोर्शन है ये स्पर्म में डेवलप हुआ है क्योंकि स्पर्म हैव टू रीच द फीमेल गैमेट, तो उसमें मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी, कैसे मिलेगी? टेल की हेल्प से। अब ये जो मिडिल पीस है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मिडिल पीस में सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो जितनी एनर्जी जो स्पर्म को मिलेगी मूव करने के लिए, मोटाइल रहने के लिए, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। अब हेड पोर्शन में आपको एक पार्ट दिख रहा होगा एक्रोजोम। अब ये एक्रोजोम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करेंगे स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए इनसाइड द ओवम। तो जो मैच्योर जब ओवम बनेगा तो उसमें पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। और एक जब हम ओवम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे oogenesis इन सब में, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें एक लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा, उसे ब्रेक करेंगे एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। तो हाइल्यूरोनिडेज ये एक एंजाइम है जो हेल्प करता है जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके स्पर्म को, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस को एंटर करने के लिए ओवम में, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और जाइगोट फॉर्म होगा, है ना। फिर मिडिल पीस में अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो फैसिलिटेट करेगा स्पर्म मोटिलिटी को, जो कि एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन की। अगर स्पर्म मोटाइल ही नहीं है तो फिर स्पर्म मतलब कैपेसिटी नहीं रखते फर्टिलाइज करने का ओवम के लिए। नेक्स्ट अब ये थोड़ा डेटा बेस्ड चीज़ें हैं। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। और नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप में होने चाहिए और उसमें से 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए वो स्पर्म्स। अब हमने जो फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होते हैं सीमेन में, है ना। और सीमेन जो रिलीज होता है वो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स जो हैं उनका सिक्रीशन है, या फिर जिसे हम कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये पूरा जो सेमाइनल प्लाज्मा है इसमें सारे न्यूट्रिशन होंगे जो हेल्प करेंगे स्पर्म को लाइव रहने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी मतलब सिंथेसाइज करने के लिए। तो जो सीमेन है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट है तो ये उसकी वाइबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स का यही है कि वो जो हार्मोन्स हैं उनको मेंटेन करें, सिक्रीशंस को मेंटेन करें ताकि स्पर्म वाइबल रहे और मोटिलिटी बनी रहे, और जो मैच्योर स्पर्म है जिसका लाइफ स्पैन है जो फीमेल ट्रैक में वो मेंटेन रहे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।